शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती तो तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अत्रिस विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, ये एनसीईआरटी की सीरीज हमारी चल रही है, जो चैप्टर नंबर 9 है, ऊर्जा के स्रोत। कक्षा 3 से लेकर 8 तक ये सीरीज जो ली गई है। और निकाल लीजिए अपने पेन और नोटबुक, और वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इनको करेंगे। और व्याख्या इनसे अलग भी एक्स्ट्रा बहुत आपको जानकारी मिलेगी, उनको इससे अलग अपने वन लाइनर में नोट्स में समावेशन करेंगे। तो चलो बिना देर करते हुए करते हैं क्लास को प्रारंभ। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? कोयला, पवन और लकड़ी। बात ये आती है कि हमारे परंपरागत ऊर्जा कौन कौन सी होती हैं और परंपरागत ऊर्जा किसको कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा वे ऊर्जा होती है, इनका उपयोग बहुत लंबे समय से हो रहा है। और ये जो ऊर्जा है, परंपरागत ऊर्जा, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, गैस, पवन ऊर्जा, पन बिजली, लकड़ी, ये जो है सब कौन सी ऊर्जा हैं? ये है परंपरागत ऊर्जा। यहीं पे बात आती है गैर परंपरागत ऊर्जा कौन कौन सी होती है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा होती है, मैं आपको बताता हूँ गैर परंपरागत ऊर्जा कौन सी होती है। इनका उपयोग कुछ समय से ही हो रहा है, जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग हम लंबे समय से नहीं कर रहे हैं, ये अभी इसका तो हमने प्रयोग अभी करना स्टार्ट करा है, सौर ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं हम? गैर परंपरागत ऊर्जा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा कौन कौन सी बताती है मैंने, जो कि अभी से करना स्टार्ट करा है, जैसे कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और जी भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। इन ऊर्जाओं को हमने अभी उपयोग करना स्टार्ट करा है, तो इसका मतलब ये कौन सी होती है? गैर परंपरागत। जिन ऊर्जाओं का उपयोग हम पहले से करते आ रहे हैं उनको कहते हैं हम परंपरागत ऊर्जा। कोयला, पेट्रोल, गैस, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? पवन अलग है, ऊर्जा अलग है। पवन ऊर्जा यानी पन बिजली, लकड़ी, उपले, इनका उपयोग हम पहले से करते चले आ रहे हैं, तो ये परंपरागत तौर पर आ गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात आती है कि परमाणु ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? अन्वीकरणीय और गैर परंपरागत। तो अन्वीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा है कौन सी? परमाणु ऊर्जा। तो मैंने आपको बता दिया परमाणु ऊर्जा कौन सी में आई है, अन्वीकरणीय में आई है। तो यहाँ से मैं अन्वीकरणीय और नवीकरणीय इन दोनों के बारे में मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। जो अन्वीकरणीय और नवीकरणीय होती है, हम नवीकरण पहले अन्वीकरणीय बोल में क्या क्या है ये देखते हैं। जो कि गैर परंपरागत ऊर्जाओं के अंतर्गत आती है, वो क्या है? अन्वीकरणीय ऊर्जा, जो गैर परंपरागत के अंतर्गत आती है, जैसे कि सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। ये मैंने आपको बता दिया। ये कौन सी है? कौन सी है? ये अन्वीकरणीय ऊर्जा है। इनका उपयोग हम अभी से करना स्टार्ट करा है। अब यहाँ से इसका सेकंड दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है। नवीकरणीय ऊर्जा, इसको लिख लेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा को हम अक्षय ऊर्जा ही बोलते हैं। अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो इसको ध्यान रखेंगे, अक्षय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, ये कौन कौन सी होती हैं? ये एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा भी उपयोग हो सकती हैं। ये कौन सी हैं? ये जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, वो एक बार उपयोग होने के बाद में दोबारा भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। क्या है इनका भंडार जो होता है इनका, वो समाप्त नहीं होगा। और जैसे कि सूर्य, इसको जरूर लिख लेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। सूर्य, पवन, भूतापीय, ज्वारीय, ज्वारीय, जल, विद्युत, बायोगैस, ये सब कौन सी आती? नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। कोयले में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, यानी कोयले को सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। किस कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? ये बिटुमिनस कोयला है। ध्यान रखेंगे कि बिटुमिनस कोयला
जो है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है बिटुमिनस कोयले। तो यहाँ कोयले की बात आई है तो चलो कोयले के बारे में थोड़ा सा हम आपको कर देते हैं। कोयला क्या है? कोयला जो है बहुत पुराना ऊर्जा का स्रोत है। कोयला क्या है? कोयला बहुत पुराना ऊर्जा का स्रोत है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये जो पृथ्वी की भूपर्पटी होती है ना, इसकी वनस्पतियों के दबने के कारण इसका निर्माण हुआ है और इसके जो खुदाई के अंतर्गत इसको मिलता है। बात आती है सबसे बड़े अच्छे क्वेश्चन की कि जो सॉरी ये जो कहने का मतलब क्या है, कोयला है, कोयले का मुख्य संगठक या मुख्य घटक कौन सा होता है? कोयले का मुख्य घटक बताइए। कोयले का मुख्य घटक क्या है? तो कोयले का मुख्य घटक होता है, ये लिख लेंगे, मुख्य घटक कोयले का मुख्य घटक कोयले का मुख्य घटक होता है कार्बन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, ये वाली बात जो मैंने अभी लिखवाई है। तो कोयले का मुख्य घटक कौन सा होता है? कार्बन। सबसे ज़्यादा उपयोग में जो लाया जाता है वो बिटुमिनस लाया जाता है। ठीक है दोस्तों। कोयला कितने प्रकार का होता है? चलो बात करते हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर आता है नंबर 1 पीट। नंबर 1 पर आता है पीट। नंबर 2 पे आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट लिग्नाइट इसको हम भूरा कोयला भी बोलते हैं। भूरा कोयला लिख लेंगे दोस्तों, भूरा कोयला। ओके, और तीसरे पे आ गया बिटुमिनस। बिटुमिनस बिटुमिनस हो गया। और ये ही इसी कोयले का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसे हम घरेलू कोयला भी बोलते हैं। ये लिख लेंगे, घरेलू कोयला। घरेलू कोयला भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और लास्ट में बचा क्या? लास्ट में बचा एंथ्रेसाइट कोयला। कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रासाइट एंथ्रासाइट कोयला ये सबसे सख्त कोयला होता है। अगर ये पूछे आपसे कि सबसे सख्त कोयला कौन सा होता है, तो सबसे सख्त कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, सबसे सख्त कोयला होता है ये एंथ्रेसाइट कोयला। तो सबसे ज़्यादा उपयोग में कौन सा लाया जाता है? बिटुमिनस। सबसे सख्त कौन सा कोयला होता है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे क्या होता है? सख्त कोयला होता है। और यहाँ से बात आती है, सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है? सबसे घटिया किस्म का नंबर 1 पर जो मैंने बताया था आपको, पीट कोयला। पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का होता है, इसमें लिख लेंगे, सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है, यहीं पे लिख लेंगे, इसमें कार्बन की मात्रा 30% होती है। इसीलिए इस कोयले को सबसे घटिया कोयला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला जो मैंने आपको बताया अभी, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की जो मात्रा होती है 38% से लेकर के 40% के बीच में होती है। 38 से 34%, ये पूछ लेगा आपसे कार्बन की मात्रा को, तो ध्यान रखेंगे। बिटुमिनस में जो होती है, जिसको हम घरेलू कोयला सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला कोयला बोलते हैं, इसका में परसेंटेज की मात्रा होती है 65 से लेकर के 70%। ध्यान रखेंगे, 65 से लेकर के 70% बिटुमिनस कोयला, घरेलू कोयले में जो होती है कार्बन की मात्रा 65 से लेकर 70% होती है। और एंथ्रेसाइट कोयला में ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि एंथ्रेसाइट कोयले में पर कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयले में परसेंट की मात्रा जो होती है, ये 94 से 98% होती है। ध्यान ये जरूर लिख लेंगे। जो सबसे सबसे नंबर 1 में आता है एंथ्रेसाइट कोयला। और जो मैंने आपको अभी बताया था
इस सबसे पहले तो बताया था पीट कोयला जो सबसे घटिया किस्म का होता है, तो पीट कोयले में परसेंटेज की मात्रा होती है 30%, जो मैंने आपको पहले बताई थी। और सबसे बढ़िया उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 34% से लेकर 38% होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि सबसे बढ़िया जो ये कोयला है कहाँ पाया जाता है, एंथ्रेसाइट कोयला। तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे बढ़िया है जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। बाकी कहाँ कहाँ क्षेत्रों में पाए जाते हैं और जो कोयले होते हैं, तो और कोयले जो बाकी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे कि बंगाल का रानीगंज, झारखंड, झारखंड में कौन कौन सी जगह है, झरिया, धनबाद, बोकारो, यहाँ पर भी झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका उत्पादक ये राज्य हैं। और बात आती है, चलो ये तो इंडिया की बात हो गई, ये तो इंडिया की बात हो गई। बात करते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन अग्रणी उत्पादक कौन है। तो सबसे ज़्यादा अग्रणी उत्पादक है कोयले का, यह है सबसे ज़्यादा अग्रणी उत्पादक है कौन, चीन। चीन सबसे ज़्यादा अग्रणी उत्पादक है। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2 मिनट्स हो गया। पश्चिम बंगाल का कौन सा क्षेत्र कोयले का उत्पादन में अग्रणी है, देखो आ गया रानीगंज। कौन सा, रानीगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर में पाए जाने वाला कोयला कौन सा होता है, अभी बताया था एंथ्रेसाइट। और एंथ्रेसाइट में मेरे बता, अब बताइए कि एंथ्रेसाइट में मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, बताइए दोस्तों, मैंने अभी बताया था। तो 94 से 98%, कितना, ये बार बार बोलेंगे तो ध्यान आ जाएगी बात में और ये एक बार सेट हो जाएगा माइंड में। 94 से 98%। और पीट कोयले में मैंने कितना बताया था, पीट कोयले में बताएंगे 30%। लिग्नाइट में कितना बताया था, 38 से 40%। बिटुमिनस में कितना बताया था, 65 से 70%। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। बात आती है कि क्या है पेट्रोल की। काला सोना, काला सोना किसे कहते हैं, काला सोना, तरल सोना, अगर यहाँ से बात आ जाती है ना, काला सोना, अब तरल सोना, अगर ये पूछने लगे तरल सोना, उसमें पूछ लिया काला सोना, तो काला सोना, तरल सोना किसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम पेट्रोल को, पेट्रोलियम को। तो पेट्रोलियम जो प्राप्त होता है कैसे कैसे, किस विधि के द्वारा होता है, तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है ये, मतलब जिस समय हमें प्राप्त होता है उस समय जो ये प्राप्त होता है उस समय उसकी स्थिति होती है बहुत गाढ़े रंग का, काला, बदबूदार होता है। तो ये पूछने लगे आपसे, तो इसमें जो है जब इस समय निकाला जाता है इस कोयले को, तो ये कैसा होता है, काला होता है, बदबूदार होता है, द्रव के रूप में होता है। कहाँ से, मतलब इसकी पत्ती कहाँ की, ये वनस्पतियों के जमीन में दबने से, जीव जंतुओं के दबने से इसकी जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इससे क्या क्या बनता है, इस चीज ये इंपॉर्टेंट है इससे, इसके उत्पादन से हमें कई चीजें मिल जाती हैं जैसे कि मोम, मोम भी इससे मिलता है, मोम। और क्या मिलेगा, स्नेहक, स्नेहक, और स्नेहक को हम क्या बोलते हैं, ग्रीस, स्नेहक को क्या बोलते हैं हम, ग्रीस भी बोलते हैं। डीजल, पेट्रोल तो है ही है, फिर आगे क्या है, कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल, और गैस, ये सारी चीज़ें इसमें से प्राप्त होती हैं। और किस विधि के द्वारा प्राप्त होती हैं ये ध्यान रखेंगे, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। पेट्रोल प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा प्राप्त होता है। और पेट्रोल से क्या क्या चीज़ बनती है, मोम, स्नेहक, ग्रीस, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और पेट्रोल। और इसको क्या कहा जाता है, काला सोना कहते हैं, या फिर हम इसको तरल सोना कहते हैं। और ये हमें किसके रूप में मिलता है, एक मिलता है हमें तरल द्रव के रूप में। इसके कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं, इसकी रिफाइनरी कहाँ कहाँ पर है, तो चलो इसके बाद में मैं आपको बता देते हैं जैसे कि आपका बरेली, डिगबोई, बड़ोदरा, बड़ौच, इसमें यहाँ पर ये जो है क्या है इसके हैं। और ये पेट्रोल मुख्यतः कहाँ कहाँ पे मिलता है, कहाँ से मतलब इसका उत्पादक होता है। मैं आपको पहले तो चलो इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में बताओ मुख्यतः कोयला असम, सॉरी, पेट्रोल असम में, गुजरात, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र मिलता है वहां पर, कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी,
कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र मिल गया, वहां पे से प्राप्त होता है हमें, मुंबई हाई से प्राप्त होता है, और गुजरात और असम से। ठीक है। पेट्रोल जो है सबसे ज्यादा प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 जैसे रूस हो गया, रूस को तो आप जानते होगे, इंडिया ने काफी तेल लिया है अभी। नंबर 2 सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब हो गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। ये उत्पादक देश हैं जिनमें सबसे ज़्यादा उत्पादक करते हैं किसका? डीजल का, पेट्रोल का। और इसका प्रयोग हम जो औषधि बनाने में, जो तो ये कोई इतना चीज़ बड़ी वाली इसमें है नहीं। चलो अब ये तो हो गया हमारा पेट्रोल, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। बात आती है प्राकृतिक गैस। चलो बात प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक क्या है? मीथेन। वेरी इंपॉर्टेंट। प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक क्या है? मीथेन। कितनी होती है इसमें नहीं दिया, पर चलो मैं आपको लिखवाता हूँ, 90% लिख लेंगे, 90%। कितना? प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठन है मीथेन। और मीथेन कितनी होती है? ये होती है 90%। तेल कुओं से हमें पेट्रोल के साथ प्राप्त होती है क्या? प्राकृतिक गैस। जब जिस समय पेट्रोल निकलता है उसी समय प्राकृतिक गैस भी निकलती है कुओं से, तो उससे हमें क्या, किसके रूप में मिलती है? मीथेन। मीथेन जो कितनी परसेंट मीथेन होती है? 90% मीथेन होती है। मुख्य संगठक क्या है? प्राकृतिक गैस का में मिलती है मीथेन। और मीथेन में कितनी परसेंट होती है मीथेन की? वो होती है 90% प्राकृतिक गैस में। ठीक है दोस्तों। सबसे ज्यादा कौन सा मतलब विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन कौन से हैं इसके? जैसे जब सबसे ज्यादा पेट्रोल कहाँ मिली थी? रूस में। तो नंबर 1 पे कौन आ गया? रूस। ठीक है दोस्तों, रूस, नॉर्वे, यहाँ पे इनमें ज़्यादा प्राप्त होती है। और प्राकृतिक गैस के रूप में यहाँ से निकाला जाता है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुंबई हाई, जैसलमेर, कृष्णा का गोदावरी, त्रिपुरा, ये इनमें प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं किसकी? प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठन 90%। अच्छा, वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन क्या है? जो वाहन हमारे चलते हैं इनके साफ सुथरा है सीएनजी। बात आती है सीएनजी। सीएनजी को कंपोस्ट नेचुरल गैस बोलते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, हिंदी पूछ लेगा तो हिंदी बता देंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मैं लिख देता हूँ, लो, संपीड़ित संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है दोस्तों, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका ये सीएनजी की फुल फॉर्म हो गई। ठीक है। चलो अब बात करते हैं बांध की। अगर बांध की बात आती है, बांध की बात करते हैं, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? भाखड़ा नागल बांध स्थित है जी किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध किस पर बना हुआ है? महानदी पर। नागार्जुन बांध कहाँ बना हुआ है? कृष्णा नदी पर। बगलिहार बगलिहार बांध कहाँ बना हुआ है? चिनाब नदी पर। तो ये तो लिखे हुए हैं, तो ये तो आपको पता है। बात आती है इनसे कुछ अलग बताने की, तो चलो अलग बताते हैं। अलग क्या बताते हैं? जो भाखड़ा नागल बांध है, जो भाखड़ा नागल बांध है, ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस राज्य में स्थित है? ये तो नहीं दिखा, तो चलो लिख लेंगे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये 2 राज्यों की सीमा पर बना हुआ है। और किस नदी पर है? सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध। विश्व का, सॉरी, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध। लिख लेंगे, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध। सही है दोस्तों। हीराकुंड बांध बताया था अभी, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? हीराकुंड बांध है, ये है महानदी पर। और महानदी कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ? ओडिशा। ओडिशा, ये लिख लेंगे,
महानदी पर बना हुआ है, ओडिशा राज्य में स्थित है। और हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो विश्व का सबसे लंबा बांध, ये चीज इसमें मैं आपको अलग से जानकारी दे रहा हूं, विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि महानदी में बना हुआ है, ओडिशा राज्य में स्थित है। बात करते हैं नागार्जुन बांध की, तो नागार्जुन बांध कौन सा है? ये है कृष्णा नदी पर। अगर हम राज्य की बात करें तो आएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश लिख लेंगे, ये राज्य भी पूछ सकता है आपसे, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों। भाखड़ा नागल बांध सबसे ऊंचा बांध भारत का, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर कहाँ? आंध्र प्रदेश में। बगलिहार की बात करें, बगलिहार कहाँ पर है? चिनाब नदी पर, चिनाब ही से समझ गए होंगे आप, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ये बहुत आता है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है ये कौन सा? बगलिहार। और किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह चिनाब नदी पर। अब मैं आपको थोड़ा सा इससे अलग और बता देता हूँ आपको, यहाँ में इसमें लिख लेंगे आप, सरदार सरोवर इसमें नहीं है, सरदार सरोवर लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अभी पीछे जो केवीएस का एग्जाम हुआ था इसमें आया था, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर या नर्मदा बोल देगा आपको। सरदार सरोवर कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। किसमें? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। लिख लेंगे ये सरदार सरोवर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। लिख लेंगे खूब अच्छी तरह आराम से, नर्मदा नदी पर, मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों। एक और परियोजना की मैं आपसे बांध की बात बताता हूँ, जिसमें वो टिहरी बांध, ये बहुत आता है, टिहरी बांध। अगर टिहरी बांध की बात करेंगे तो ये किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और एक भागीरथी है और एक नदी और है, भिलांगना, भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना नदी हैं, इस पर बना हुआ। और किस राज्य में है? तो समझ रहे होगे कि जब भागीरथी नदी वाली बात आ गई तो सीधा क्या है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, सही, भागीरथी नदी पर। तो अब एक बार रिवाइज कर देंगे जो मैंने आपको जल्दी से बताया है, एक बार रिवाइज करेंगे। टेहरी बांध बताया अभी, भागीरथी, भागीरथी और भीलांगना नदी पर उत्तराखंड में। सरदार सरोवर कहाँ है? नर्मदा नदी पर बताया था मैंने। और नर्मदा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बगलिहार परियोजना बांध कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर है? चिनाब नदी में। नागार्जुन बांध किस कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। और कृष्णा नदी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो हीराकुंड बांध में है महानदी पर। और महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। और विश्व का सबसे लंबा बांध भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है? ये है सतलज नदी। और सतलज नदी कहाँ है आपकी? हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। एक और आती है दामोदर घाटी बांध, कई बांध है इसमें, दामोदर झारखंड में स्थित है, इसका इतना जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इतनी अलग से इनकी जानकारी दे दी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो अब थोड़ा कम करेंगे व्याख्या को, और अपने क्वेश्चनों का जो इनको टारगेट को थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है। और यदि आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे अगर इसी तरीके से है तो मैं और ज़्यादा व्याख्या कर दे करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। सोर सेल, सोर सेल किससे बनते हैं? सिलिकॉन और गैलियम, इम्पोर्टेंट है, इसको आप सिलिकॉन किससे बनते हैं? सिलिकॉन सेल जो बनते हैं ये, सॉरी, सोर सेल बनते हैं सिलिकॉन और गैलियम से। ठीक है दोस्तों, किससे? सिलिकॉन और गैलियम, सोर सेल।
सौर सेल के बारे में थोड़ी सी चलो मैं आपको बता दूं। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होती है यही है। और सिलिकॉन और गैलियम से बने हुए होते हैं, जो सौर सेल होते हैं। आपने देखा होगा ना, जो पैनल बने हुए होते हैं, इस तरीके से पैनल बने हुए होते हैं, ये सब सौर सेल ही हैं। अब इसमें क्या है, ये इस किससे चार्ज होते हैं? ये सूरज के प्रकाश, सूर्य की जो ऊष्मा आती है उससे चार्ज होते हैं। पर ये किसके बने हुए होते हैं? जो पैनल बने हुए होते हैं, सिलिकॉन और गैलियम के बने हुए होते हैं, सिलिकॉन और गैलियम के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। और इनका उपयोग कहाँ सब में ज़्यादा किया जाता है? इनका उपयोग जो कटिबंधनीय या उष्ण कटिबंधनीय या कटिबंधनीय जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर कि बिजली का थोड़ा वो कम ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत की गई थी 211 में। यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत तो की गई थी 211 में, ये आपको पता है। ये बात ये नहीं है, बात यहाँ से थोड़ा सा मैं आप जो सोलर सेल होते हैं, जो सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं, सौर पैनलों में सोलर सेल जो होते हैं उसी के बने होते हैं। अब बात आती है कि अ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको जानकारी अलग देता हूँ। एशिया का सबसे विशाल सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र जो लगा हुआ है वो नागपुर में स्थित है। ये लिख लेंगे आप। एशिया का, किसका? एशिया का एशिया का सबसे विशाल एशिया का सबसे विशाल विद्युत संयंत्र नागपुर में स्थित है। कहाँ पर? नागपुर में विशाल विद्युत संयंत्र, विद्युत संयंत्र, सबसे विशाल विद्युत संयंत्र कहाँ पर लगा हुआ है? ये नागपुर में है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसको देख लेंगे। एक बात और, जो सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिलती है, कैसे मिलती है? नाभिकीय संलयन के कारण ही तो मिलती है। नाभिकीय संलयन के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है वो कैसे पैदा होती है? सूर्य में जो मौजूद हाइड्रोजन, किसका? सूर्य में मौजूद, ये लिख लेंगे इस बात को। सूर्य में मौजूद सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन, सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन हाइड्रोजन का संलयन होगा। हाइड्रोजन का संलयन हाइड्रोजन का संलयन किसमें होगा? हीलियम में। बस ये ध्यान रखेंगे। यानी कि सूर्य से जो नाभिकीय संलयन के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है वो कैसे होती है? जब सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन का संलयन होगा, किसमें? हीलियम में। जब ये नाभिकीय ऊर्जा पैदा होती है, ध्यान रखेंगे। आपको पूछ लेगा किस विधि के द्वारा होती है, तो नाभिकीय संलयन हो गया। बट किसमें जो इसमें हाइड्रोजन का संलयन होगा, हाइड्रोजन का संलयन जब हीलियम में होता है तब नाभिकीय ऊर्जा मिलती है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, चलो आगे देखते हैं। ये आगे क्वेश्चन है। मणिकर्ण, पूंगा घाटी, ताता पानी और खम्भ आदि कैसी है ये है आपकी भूतापीय ऊर्जा। कैसी ऊर्जा है ये आपकी? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भूतापीय ऊर्जा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ। पृथ्वी की गहराई में जो तापमान होता है उससे जल गर्म होकर झरने के रूप में पृथ्वी की सरफेस से जो बाहर आ जाता है, वहां से जो क्या होता है, ये भूतापीय ऊर्जा, यानी भूमि के अंदर जो ताप होता है उससे गर्म होकर झरने के रूप में, या पानी ऊपर जब आ जा निकलने लगता है, यानी कि जिससे जल गर्म होकर झरने के रूप में बाहर निकलने लगता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। और बिजली बनाने में काम में आता है। और बाकी तो कितना है भूतापीय ऊर्जा से, इससे
लाभ यह है कि इसके क्या नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, और क्या है, और तो इसमें इतना कुछ बस ये था थोड़ा सा। चलो, और अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में लो, भूतापीय ऊर्जा, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड में भूतापीय ऊर्जा, अगर यहाँ से पूछ लेगा आपको कि कौन सा विश्व में कौन सा देश है जो भूतापीय ऊर्जा अग्रणी है, तो ये है अग्रणीय है अमेरिका और न्यूजीलैंड। अमेरिका और न्यूजीलैंड, ये लिख लेंगे। अमेरिका और न्यूजीलैंड भूतापीय ऊर्जा में सबसे अग्रणीय है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में क्या है, कौन सा है, मणिकर्ण, जो इसमें दिया है शायद मुझे, हाँ मणिकर्ण दिया होगा, मणिकर्ण ये है। और मणिकर्ण कहाँ पर है, ये हिमाचल में है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर है मणिकर्ण, हिमाचल में। मणिकर्ण का हिमाचल में। पूंगा घाटी, यह है पूंगा घाटी। पूंगा घाटी कहाँ है, लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख। पूंगा घाटी कहाँ है, लद्दाख में। तातापानी, तातापानी कहाँ पर है ये, तातापानी, तातापानी है झारखंड में। तातापानी कहाँ है, झारखंड में। और खम्ब भी आ गया, चलो इसके बारे में बता देते हैं। खम्ब कहाँ है ये, है खम्ब कहाँ है, खम्ब है तेलंगाना में। किसमें, तेलंगाना में। तो ध्यान रखेंगे, मैंने अभी इन सब में भूतापीय ऊर्जा निकलती है ना। तो दोबारा सुन लो, यानी झरने के रूप में गर्म होकर पानी जो निकलता है। मणिकर्ण कहाँ बताया मैंने, पंजाब, सॉरी हिमाचल में बताया। पूंगा घाटी कहाँ बताई थी, पूंगा घाटी बताई थी मैं लद्दाख में। तातापानी कहाँ बताया है, तातापानी झारखंड में। खम्ब कहाँ बताया है, तेलंगाना में। भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख उत्पादन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत में थोरियम खान के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, कौन, झारखंड में जादूगोड़ा है। झारखंड राज्य में एक यहाँ पर क्या है, इसका डिस्ट्रिक्ट है जादूगोड़ा, तो वहाँ पर थोरियम की खान मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है जूल। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी करते हैं। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, ये देख लेंगे, जो मैंने अभी बताया था आपको, पीछे लिखवाया है। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, सौर सेल करते हैं। और सौर सेल किसके बने होते हैं, सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बताए थे मैंने। और किसके बने होते हैं, गैलियम के। सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं सौर सेल। और सौर सेल क्या करती हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है जी। काकरापार, काकरापारा कहाँ है, गुजरात में। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। रावत भट्ट कहाँ है, राजस्थान में। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बस इसके बारे में अगर कहो तो बताऊं ना, तो चलो आगे चलें। बताइए दोस्तों, ये क्या है, काकरापार। काकरापारा कहाँ है, काकरापारा है ये आपका, काकरापारा कहाँ पर है ये, गुजरात। गुजरात का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, सूरत, है ना, सूरत। ये है प्रमुख परमाणु केंद्र, यहाँ से क्या है, बिजली बनती है। दूसरा क्या है, कैगा। कैगा कहाँ पर है, कैगा है आपका कर्नाटक राज्य में। नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कई बार आया है। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर में। बुलंदशहर में। रावत भाटा, राजस्थान, राजस्थान किस में, कोटा में। ठीक है, और एक आध और भी है, चलो मैं आगे से अलग से लिखवा देता हूँ आपको। कुडनकुलम, ये लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। कुडनकुलम, कुडनकुलम कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। ठीक है, तारापुर बहुत इम्पोर्टेंट है। तारापुर, तारापुर कहाँ पर है ये, मुंबई में।
मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है जी। चलिए, ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है पेट्रोलियम। बिल्कुल, ऊर्जा का अप्रदूषणकारी स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब इससे कोई अप्रदूषणकारी है, इससे कोई प्रदूषण होता ही नहीं है। सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है किसके रूप में होता है? ईंधन इस्तेमाल होता है, हम वाहनों का ईंधन करते हैं, उद्योगों में करते हैं। एलपीजी, एलपीजी डॉट 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 यानी कि एलपीजी संक्षिप्त रूप में है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। किस रूप में है? एलपीजी, एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस, तो इसका संक्षिप्त रूप क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस है इसका संक्षिप्त रूप। ठीक है दोस्तों, बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा। जेट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल, जेट्रोफा, जेट्रोफा के हम थोड़ा सा बात कर देते हैं। जेट्रोफा क्या होता है? ये जेट्रोफा जो होता है इसे कोई हम रतन जोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? रतन जोत। लिख लेंगे इसको, जोत बोलते हैं जेट्रोफा। एक जेट्रोफा हो गया, करकास हो गया। अगर जेट्रोफा ना देगा आपको तो करकास दे देगा। करकास, ये जेट्रोफा कई बार आया है, करकास आया है। इन पौधों के बीजों से प्राप्त हो किया जाता है बायोडीजल। ठीक है। और ये एक मैं आपको अलग से थोड़ा सी जानकारी देता हूँ। एक जगह है काकी नाड़ा। काकीनाडा ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश के अंदर है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया था यहाँ पर। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पे लगा था? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है, क्या नहीं होता है प्रयोग? खनिज तेल प्रयोग। सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बता दिया था अभी। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है पौधे। और क्वेश्चन ये अगला है, दुर्गा दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का इस्तेमाल, ईंधन का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? उसका कारण हो सकता है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया हो। ये आया हुआ है, इसको देख लेंगे जरूर। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्लास होती है समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। प्लीज़ अगर ये थोड़ी ज़रा सी मेहनत आपके लिए लगी हो कि हाँ, कि थोड़ा बहुत अलग से भी कुछ जानकारी दी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना। इससे आपका कुछ नहीं जाता, हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा बन जाता है। ईर्ष्या मत करो दोस्तों, थोड़ा सा बस शेयर कर दोगे और लाइक कर दोगे तो इसमें कुछ ऐसी वाली बात नहीं है। तो थैंक यू अगेन वॉचिंग माई वीडियो।